जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग लूसेंट जीके के जो आपके सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहां पर डिस्कस कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज ये हमारा भाग 3 होगा। आज के इस वीडियो में भी हम हमेशा की तरह 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम होना है उसके लिए डेली हम लोग एक सेट को डिस्कस करते हैं अनअकैडमी के ऊपर। तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि वह जो आपकी सीरीज है उसमें हम लोग ना केवल ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ करंट अफेयर के जो प्रश्न उस समय पूछे गए थे उन्हीं के आधार पर हम लोग नए प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। तो क्लास डेली आपकी 3:30 बजे होती है। प्रोफाइल की लिंक आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में हमारे देश के बेस्ट टीचर के माध्यम से तैयारी करनी है तो अनअकैडमी के ऊपर पूरे जून महीने में मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। जैसे अगर आप लोग एसएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 1 साल के साथ में आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। उसी प्रकार से 2 साल के लिए यहां पर अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो भी आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप लोग कोई भी कोड यूज करेंगे तो उससे आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर आप लोग मेरा कोड KV10 यूज करेंगे तो ना केवल आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा बल्कि मेरी तरफ से आपको 10% का कैशबैक भी दिया जाएगा। तो सभी की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा कल आपका संडे है, तो संडे के दिन 12 बजे एसएससी कैटेगरी में आपका कॉम्बैट होता है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अगर आप लोग टॉप 500 में आते हैं तो आपको अनअकैडमी की तरफ से बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो उनकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर ध्वनि और प्रकाश तरंगों की बात करते हैं तो हमारी जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, जबकि अगर हम लोग प्रकाश तरंगों की बात करते हैं तो ये हमारी होती हैं ट्रांसवर्स वेव। और आपको याद रखना है कि जो हमारी ध्वनि तरंगें होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और इनकी जो सबसे तेज गति होती है वह आपको ठोस में देखने को मिलेगी। जबकि अगर हम लोग प्रकाश तरंगों की बात करते हैं तो इनको मीडियम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, निर्वात में इनकी स्पीड सबसे तेज होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट। यहां पर इनके बारे में मैंने बता भी रखा है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो मुख्यालय है वो आपको मिलेगा मोनाको देश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करते हैं तो पहले इसका नाम था इंटरनेशनल आमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, लेकिन 2019 में योगी जी से इंस्पायर होके इन्होंने अपना नाम बदल लिया था और अब इनका जो नया नाम है वो आपका है वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा मोनाको में। अगला प्रश्न है कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोग नाभिकीय विखंडन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपके पौधों में आलैंगिक प्रजनन होता है उसमें विखंडन की बात हो रही है। तो ये हमारा होता है 2 प्रकार का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, जब हम लोग आलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो ये आपके टोटल 6 प्रकार के होते हैं। विखंडन हो गया, मुकुलन है, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, खंडन और हमारा है कायिक प्रबंधन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विखंडन है वो 2 प्रकार का होता है, एक हमारा है बाइनरी फिजन, दूसरा हमारा होता है मल्टीपल फिजन। तो इन दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश डैश कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ध्यान से समझिए, जब आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एल्केन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन के पास में सारे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वह सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे एल्केन हैं उनको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन में जो आपका यहाँ पर रिएक्टेंट होता है, उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, दोनों की आपकी विशेषताएं हो जाती हैं अलग, और उनमें से आप किसी को भी वापस दूसरी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर फिजिकल चेंज की बात करते हैं, तो उसमें आपका जो भी प्रोडक्ट बनता है उससे आप लोग यहाँ पर रिएक्टेंट को ला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग पानी से भाप बनाएंगे तो भाप से आप पानी भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो बस सिंपली याद रखिएगा कि जो हमारा रॉकेट होता है वह आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पे काम करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा के द्वारा जो किया गया कार्य होगा ये आपका कैसा होगा? तो जाहिर सी बात है ये कार हो जाएगा ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक होगा? देखिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। मान लेते हैं ये हमारी कार है, कार आपकी जा रही है इस डायरेक्शन में, हवा जो आपकी है वह इस डायरेक्शन से आ रही है। तो हवा जो आपका फोर्स लगा रही है वो इस डायरेक्शन में लगा रही है, जबकि जो गति हो रही है वो हो रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि बिल्कुल अपोजिट गति हो रही है। तो जब आप लोग W = Fs cos थीटा का यूज करेंगे तो वहां पर वैल्यू आ जाएगी ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि जब हमारी कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कोई बल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जाहिर सी बात है कि जब एक समान गति ये कर रही है, बल नहीं लग रहा है, तो उस स्थिति में जो इसका त्वरण हो जाएगा वो बिल्कुल हो जाएगा शून्य। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के जो गुण हैं उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य हैं? तो ध्यान रखिएगा 1913 में जो मोजले महोदय के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी उसी में ये बताया गया था कि जो भी हमारे तत्व होते हैं वे अपने परमाणु क्रमांक के आवधिक फलन होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांकों के अनुसार उनको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है वह किन के बीच में चलाने का प्रस्ताव है? तो ध्यान रखिएगा अहमदाबाद से मुंबई के बीच में ये प्रस्तावित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो पहली जो हमारी बुलेट ट्रेन होगी वह आपके कहाँ से चलेगी? तो ये हमारी चलेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। अगला प्रश्न है कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच जो संबंध है इसकी खोज किसने की थी? फार्मूला आपने पढ़ा होगा R = B/I। बी हमारा वोल्टेज होता है, I हमारा यहाँ पर करंट की धारा होती है, R होता है रेजिस्टेंस। तो इसे हम लोग ओम लॉ कहते हैं। तो इसकी खोज ओम महोदय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो देखिए 1835 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम होता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, और इसी के द्वारा यहाँ पर जो हमारे देश में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसको चेंज करके कर दिया जाता है इंग्लिश अंग्रेजों के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करवाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा बॉडी होता है उसमें कहीं खून चल रहा है, कहीं पे आपके न्यूट्रिशन चल रहे हैं, तो इन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कार्य है वह आपके वस्कुलर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसी वस्कुलर सिस्टम को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके जैसे ब्लड हो गए, लिम्फ हो गए, या फिर हमारी आर्टरीज हो गई, वीन हो गई, तो ये आपके शरीर में ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, इन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे उत्तकों का वेस्ट मैटर होता है उनको भी इकट्ठा करके ये लाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा वस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जंक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाए जा सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा अगर आपको किसी भी पौधे को इस प्रकार से उगाना है कि उसमें कोई रोग वगैरह ना हो तो इसे हम लोग कहते हैं उत्तक संवर्धन, यानी कि टिश्यू के प्रमोशन से यहाँ पर इस प्रकार का प्रजनन संभव है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो इसे हम लोग टिश्यू कल्चर भी कहते हैं या फिर प्रमोशन ऑफ टिश्यू भी इसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलता हो
उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टी इंडिकेटर, यानी कि ऑल्फैक्टी संकेतक इन्हें हम कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब इनकी खास बात क्या होती है? देखिए, इसमें आपका प्याज हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, वनीला हो गया, ये सारे शामिल होते हैं। इन्हें अगर आप लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाते हैं और वह मीडियम आपका एसिडिक या बेसिक होता है, तो इनकी जो गंध होती है वह बदल जाती है। तो इसीलिए इनको हम लोग ऑल्फैक्टी इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी क्या है? तो आसान सा प्रश्न है। झारखंड की राजधानी आपको मिलेगी रांची में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश डैश से बंधे होते हैं। तो याद रखिएगा, एक डायमंड में जो कार्बन परमाणु होते हैं ये आपके 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक कार्बन होता है वह अन्य 4 से यहाँ पर जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर पावर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पावर की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है इसे हम लोग कहते हैं वाट। क्या नाम है इसका? नाम यहाँ पर है वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा पावर की हमारी बहुत सारी अन्य यूनिट भी होती हैं, जैसे कि हार्स पावर हो गया, इसमें आपका 746 वाट होता है। किलो वाट हो गया जिसमें आपका 1000 वाट होता है। मेगा वाट हो गया जिसमें 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 वाट होता है। तो ये सारे भी आपके पावर के ही यूनिट हैं। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो याद रखिएगा, हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे आखिरी में आपको ग्रुप मिलेगा, इसी में आपको सारी नोबल गैसेज, या फिर जिन्हें हम इनर्ट गैस कहते हैं या जिन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं, वह सारी गैसें आपको मिलेंगी। तो जिनान उसमें है, ऑग्निशो आपका है, आर्गन है, लेकिन क्लोरीन हमारे हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी आप देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान और ऑर्गेनिशो, ये सारे हमारे हैं इनर्ट गैसेज। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? तो ध्यान रखिएगा, ये समीकरण है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपके गति स्थान और समय के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आर के नारायणन किताब के लेखक नहीं है। तो देखिए, 4 किताबें आपको दी गई हैं, आपको बताना है कि आर के नारायण महोदय ने किस किताब को नहीं लिखा है। तो बैचलर ऑफ आर्ट इन्हीं की पुस्तक है, द इंग्लिश टीचर इन्हीं की पुस्तक है, वेटिंग फॉर महात्मा इन्हीं की पुस्तक है, लेकिन 2 लीव्स एंड ए बर्ड नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है मुल्क राज आनंद ने। किसने? मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक का जो गठन होता है, इसको करने के लिए कोरम घर में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि साफ शब्दों में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे लोकसभा में टोटल 500 मेंबर हैं और आपको लोकसभा की कार्यवाही को शुरू करना है, तो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? तो यहाँ पर 10% यानी कि 1/10 मेंबर होने चाहिए। दैट मीन्स कि अगर 500 के 110 यानी कि 50 मेंबर कम से कम होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, अदरवाइज यहाँ पर कार्यवाही नहीं होगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वह आपका हाथी नहीं है। कर्नाटक, केरल और झारखंड इन सभी का राजकीय पशु हाथी है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए, नीचे कमेंट में जरा बताइएगा कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है क्या? इससे मुझे थोड़ा पता भी चलेगा कि कितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो को झेला है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्टेडियम सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से पढ़िएगा। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करते हैं तो बेंगलुरु में है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम की बात करते हैं तो ये लखनऊ में है। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम की बात करते हैं तो आपको इंदौर में ये नहीं मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा ग्वालियर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा असम के गुवाहाटी में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, न्योरा घाटी जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपको असम में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा पश्चिम बंगाल में। बाकी सांत घाटी की बात करते हैं तो केरल में है। फूलों की घाटी की बात करते हैं तो उत्तराखंड में है। कांगेर घाटी की बात करते हैं तो ये मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, नाती, राक्षस और डांगी ये सारे आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन टिप्पणी फोक डांस की बात करती हैं तो ये हमारे गुजरात राज्य का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाफलोंग किस राज्य का एक हिल स्टेशन है? तो याद रखिएगा,
हाफलॉन्ग हमारे असम राज्य का एक हिल स्टेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और ये आपके इस साल CBT 1 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एंड्रॉयड तो है ही, आप सभी को पता होगा, यूनिक्स भी है, विंडोज़ भी है, लेकिन स्काला की बात करते हैं तो ये हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन पानी में आघुलनशील है, यानी कि किसको आप जल में घोल नहीं सकते हैं। तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग CaCO3 के नाम से जानते हैं। तो ये पानी में बिल्कुल आघुलनशील होता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर देखिए, जब आप लोग खाने वाले चूने को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करवाते हैं तो इससे बनता है CaCO3 और जल हमारा निकलता है बाहर। इसीलिए यहाँ पर जो सोल्यूशन होता है वह आपका हो जाता है दूधिया। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसी CaCO3 के बनने के कारण ये होता है दूधिया। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के द्वारा मशीन उन्मुख भाषा कार्यक्रम को मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उपयोग होता है कंपाइलर यानी कि संकलक का। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, कंपाइलर का यहाँ पर यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गैस्ट्रिक जूस के घटक के रूप में निम्नलिखित में से कौन पेट द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो पेट के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं निकलता है। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl हो गया, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl आपका नमक हो गया, ये सारे निकलते हैं। लेकिन H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर बिल्कुल नहीं निकलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे बहुमुखी अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे 1990 में निम्न पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था। तो ये हमारा है चंद्रा नहीं, ये आपका है हबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च किया गया था। और मदर ऑफ हबल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नैन्सी ग्रेस रोमन को। ध्यान रखिएगा, नैन्सी ग्रेस रोमन जो कि नासा की एक साइंटिस्ट हैं, इनको मदर ऑफ हबल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित देशों में से किसके साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो भारत यहाँ पर ताजिकिस्तान के साथ में सीमा नहीं बनाता है। भारत टोटल 7 देशों के साथ में डायरेक्ट और 2 देशों के साथ में इनडायरेक्ट सीमा बनाता है। देखिए, ऊपर से आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन है, फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और यहाँ पर है बांग्लादेश। तो ये 7 देश हैं जिनके साथ में डायरेक्ट सीमा है। उसके बाद में आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपको मिलेगा श्रीलंका और मालदीव, जिनके साथ में हमारी जलीय सीमा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ताजिकिस्तान हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल उत्तल लेंस का उपयोग करता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग सिर्फ होता है आपके माइक्रोस्कोप में। कहाँ पर? माइक्रोस्कोप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको याद हो तो ये हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पर आपका F1 हो गया। और जब आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इसकी जो इमेज बनती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनती है और ये आपकी वर्चुअल इमेज होती है। इसीलिए यहाँ पर माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम का स्मारक है ये किसके द्वारा बनाए गए थे। तो ये जो स्मारक है इनको बनाया था किसने? हमारे पल्लव राजाओं ने। किसने? पल्लव राजाओं के द्वारा महाबलीपुरम के स्मारक बनवाए गए थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा 7वीं सेंचुरी में ये बने थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है। तो ये हमारा है अनुच्छेद 21A। क्या है? अनुच्छेद 21A है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हमारे संविधान में शामिल किया गया था वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है या कितनी होनी चाहिए। तो उसकी आयु कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, तो वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर जो कि आपके पंजाब का एक जिला है, वहाँ पर यह घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर के आदेश पे यहाँ पर जो हमारे निहत्थे लोग थे उनके ऊपर गोलियाँ चलवाई गई थी। तो सी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दूंगा आज़ादी। तो ये जो नारा है वह दिया गया था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा इन्होंने दिया था 1944 में। कब? 1944 में बर्मा से ये नारा नेताजी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि लुप्तप्राय एशियाई शेर किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में आपको ये मिलेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का जो पीएच होता है यह आपका कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर का जो खून होता है वह आपका होता है बेसिक यानी कि क्षारीय होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वह 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में वैरी करती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। कितना? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं पीएच वैल्यू के मान यहाँ पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज UNFCCC स्टैंड फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, UNFCCC की बात करते हैं तो इसका जो पूरा नाम है वो आपका है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। साइन किया गया था ये 4 से 14 जून 1992 को, और ये आपका लागू कब से हुआ था। तो 21 मार्च 1994 को ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं तो इनका जो आविष्कार है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान हुआ था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखेंगे इसके बारे में। देखिए, जब हमारा पहली बार कंप्यूटर बनाया गया था तो वहाँ पे यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। ये काफ़ी ज़्यादा भारी होते थे, बहुत ज़्यादा बिजली वगैरह लेते थे, मशीनी भाषा का ये उपयोग करते थे। तो इनका जो वजन होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। इसके बाद में आविष्कार होता है यहाँ पर ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर आपके वैक्यूम ट्यूब की जगह लेता है। इसे बनाया था जॉन बर्डिन, वाल्टर बेटन और विलियम शॉकले ने। उसके बाद में जब तीसरी पीढ़ी आती है तो उस समय जे किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया जाता है, और यहीं से हमारे ट्रांजिस्टर के स्थान पे आईसी का उपयोग होता है। तो ये सारी डिटेल आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर एरिया के अनुसार बात करते हैं तो हमारा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा कौन सा? गोवा। लेकिन अगर हम लोग जनसंख्या के अनुसार बात करेंगे तो सबसे छोटा आपका है सिक्किम। तो याद रखिएगा, गोवा है सबसे छोटा एरिया के अनुसार, और सिक्किम आपका है यहाँ पर किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार। चलिए नीचे कमेंट में ज़रा ये बताइएगा कि जनसंख्या और आपके एरिया के अनुसार सबसे छोटा हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इनका नाम है पीवी सिंधु। क्या नाम है? पीवी सिंधु इनका नाम है। सबसे पहली बार 2016 में बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता था। 2016 वाला जो ओलंपिक है वो आपके रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, 2016 में हमने 2 पदक जीते थे। एक तो जीता था पीवी सिंधु ने जो कि रजत था, और एक जीता था यहाँ पर किसने? साक्षी मलिक ने। रेसलिंग में उन्होंने जीता था, उनका था यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। अगला प्रश्न है कि जिन जेकस एक प्रसिद्ध डैश डैश थे। तो याद रखिएगा, जिन जेकस रासो की बात करते हैं तो ये हमारे स्विट्जरलैंड के एक थिंकर थे, एक फिलोसफर थे, एक राइटर थे, और जो आपके यूरोप में इनलाइटमेंट हुआ था यानी कि जो आपके वहाँ पर पुनर्जागरण हुआ था उसमें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, और फ्रांस की क्रांति में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये प्रश्न जो आपका है एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो ऑप्शन इसके बहुत ही वाहियात टाइप के दिए गए हैं, मतलब बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, जनतंत्र की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति मिलता है। बाकी सारे ऑप्शन आप देख करके ही समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल गलत हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक हमारा राष्ट्रीय आपातकाल होता है जिसको अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। उसके बाद में आपका राष्ट्रपति शासन होता है जिसको 356 और 365 के अंतर्गत लगाया जाता है। और फिर हमारा होता है वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का जो आपके कंप्लीट विघटन है वह हुआ था 1991 में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा
करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं सोवियत संघ, ये पूरा आपका सोवियत संघ था, इसका विघटन होता है, टोटल आपके 15 देश बनते हैं और ये आपका 1991 में होता है। तो ध्यान रखिएगा टोटल यहाँ पर 15 देश बनते हैं, डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया था। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को यहाँ पर एक समान रूप से वोटिंग का राइट मिल गया था। तो ये करने वाला दुनिया का पहला देश था, नाम इसका है न्यूजीलैंड। कौन देश है? न्यूजीलैंड ने पूरी दुनिया में सबसे पहले ये काम किया था कि जिसने महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी यहाँ पर वोटिंग के अधिकार दिए थे और 1893 में इन्होंने ये काम किया था। हम लोगों ने आज़ादी के बाद ही तुरंत दे दिया था। इसके अलावा अगर हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसको आने में 1946 तक का समय लग गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर न्यूजीलैंड हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा की सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है। तो इस झील का नाम है यहाँ पर चिलिका झील। क्या नाम है? चिलिका झील इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि डैश डैश एक नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है जिसे हम लोग कथक के नाम से जानते हैं, ये आपके दोनों धर्मों के लोगों के द्वारा माना जाता है। यानी कि अगर हम उर्दू के गज़ल की बात करते हैं तो उसको भी इसके दौरान परफॉर्म किया जाता था मुग़ल साम्राज्य के दौरान, और हमारे यहाँ पे जो भी आपकी कहानियाँ वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर इसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मुख्य रूप से जो हमारे भगवान कृष्ण थे उनकी कहानियों को इसके द्वारा बताया जाता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में भी हमने 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अच्छा, कल एक प्रश्न का उत्तर गलत हो गया था तो उसके भी आप लोग मार्क कर लेंगे। कल जो 65 नंबर का क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन पोलो जो है वह जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद तीनों के लिए था, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑपरेशन पोलो आपके था हैदराबाद के लिए। तो हैदराबाद को जो हमने 1948 में आज़ाद करवाया था उसके लिए हमारी पुलिस के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी यहाँ पर करेक्ट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसी प्रकार से 50 प्रश्नों के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।